अगर नादरा मेरे साथ ताउन करने पर आमादा हो जाती तो पांसा पलट सकता था और वही मेरी फैसला कुन चाल होती। वो ताउन से इनकार नहीं कर सकेगी। मेरे इरादे से वाकिफ होने के बाद गजाला ने पूरा एतमाद लहजे में कहा, जब उसे अपने शौहर की आज़ादी और बच्चे के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ का यकीन रहेगा तो वह आपकी हर बात बेचू चरा किए मानती चली जाएगी। इसी के जरिए गैरी और जेफ को घेरा जा सकता है। वो हेरोइन की एक सजा याफ्ता स्मगलर की बीवी जरूर है, लेकिन उसने मुझे बहुत ज्यादा मुतासर किया है। मैंने पूरी ईमानदारी से कहा मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। वो अभी तक मुझे दिलावर ही समझ रही है। उसे काम लेने से पहले मैं बता दूंगा कि उसे जिस टहनी की तलाश पर आमादा करने की कोशिश की जा रही है वो मैं ही हूँ। वो फौरन बिदक जाएगी। सुल्तान शाह मेरी बात पूरी होने से पहले बेसाख्ता बोल पड़ा। उसके सामने यह एतराफ करके बना बनाया खेल बिगड़ जा गया। उसे तुम्हारे आला इखलाक से जरा भी दिलचस्पी नहीं है। तुमने उसे यह बताकर कि उसने अमेरिकन बदमाशों से ताउन न किया तो वो इसके बेटे को मुश्तबा खानदानी पसे मंजर की बदौलत अमेरिका से निकलवा देंगे। मजीद मुस्तरिब कर दिया। हाँ, सुल्तान शाह ठीक कह रहा है। गजाला ने दरमियान से ही उसकी बात उचक ली। इसके जहन में यह बात बैठ गई है कि उससे ताउन करके ही अपने मकासद हासिल कर सकती है। वह उसकी बात सुन जरूर लेगी, मगर पहली फुर्सत में इन्हें फोन करके वहीं बुला लेगी ताकि उसे इसके ख्वाबों की ताबीर मिल सके। तुम दोनों ने अपने FM रेडियो पर सारी गुफ्तगू सुनी है। क्या तुम्हें अंदाजा नहीं हो सका कि मैंने अपने बारे में इंतहाई गैर महसूस तरीके पर उसकी ब्रेन वॉशिंग की है? दूसरी बातों के साथ उससे ये यकीन भी हो चुका है कि डैनी दर हकीकत कोई बदनीयत मुजरिम नहीं है, बल्कि वो दोनों किसी और पुरख्वाहिश की वजह से उसके पीछे लगे हुए हैं। वो इस मामले में फरीक नहीं बनेगी। मैंने पुरजोर लहजा में कहा। हो सकता है कि तुम्हारी बात दुरुस्त हो, लेकिन गर्ज अंधी होती है। सुल्तान शाह ने नीम दिली से कहा, इसको तुम्हारी जात में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। वो अपने शौहर को आजाद और बेटे को महफूज देखना चाहती है। तुम्हारी असलियत से वाकिफ होती है उसका रवैया बदल जाएगा। वह तुम्हारी हर बात सुनती रहेगी, लेकिन तुम्हें अपने दिल की बात की हवा भी नहीं लगने देगी। वो एक वफादार बीवी मालूम होती है। अपने शौहर की आजादी के लिए वो सब कुछ कर गुजरेगी। उसके सामने जुबान खोलने के बाद तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिल सकेगा। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मैंने सोचते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि उसे किस तरह अपना हम नवाब बनाया जा सकता है। उसके बावजूद मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ और नादरा ने मेरे एतमाद को धोखा दिया तो मैं मर्दाना वार नताइज का सामना करूंगा, लेकिन धोखा देकर उसे अपना आलाकार नहीं बनाऊंगा। तुम भूल रहे हो कि तुम अकेले नहीं हो। हम दोनों भी तुम्हारे साथ मसाइब में मुब्तला हो सकते हैं। सुल्तान शाह ने एहतजाज किया और हम हैं ही क्या, वो खामोश खानम भी आजकल गले पड़ी हुई है। वीरा फिर इसी दलदल में जा गिरेगी जहां से हम उसे बादिक्कत तमाम निकाल कर लाए हैं। मैं खामोश होकर चंद सानियों तक उसे घूरता रहा। वो पलकें झपकाए बगैर बराह रास्त मेरी आंखों में देखता रहा। फिर मैंने धीमी आवाज में कहा, तुम ठीक कह रहे हो। लेकिन उसकी पूरी इसरार खामोशी ने हम सबको शदीद उलझन में डाला हुआ है। खुदा करे कि उसके साथ वो सब ना हुआ हो जो मैं समझ रहा हूँ। अगर वो तशद्दुद के सारे मराहिल सह चुकी है तो उसके बारे में फिक्रमंद होना बेकार है। जिस चादर की धज्जियां उड़ाई जा चुकी हों उनके धागों को समेटना एक बेसमर जज्बाती फेल होगा। हम उसे उसके हाल पे छोड़ सकते हैं। हम नहीं, बल्कि मुझे सिर्फ अपनी बात करनी चाहिए। मैंने एहसास होते ही अपनी तस्दीक जरूरी समझते हुए कहा, मैं अपनी वजह से किसी को नागहानी मसाइब में नहीं डालना चाहता। मुझे मालूम है कि अपनी महरूमियों की बिना पर तुम गजाला को अपनी हकीकी बहन की तरह चाहते हो। मेरी गैर मौजूदगी में तुम सही तरीके पर इसकी खबरगिरी कर लोगे। तुम दोनों सुकून से रहो। मैं गैरी, जेफ और राज से अपनी जंग खुद लड़ूंगा। कामयाबी की सूरत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे मुंह की खानी पड़ी तो तुम दोनों ठंडे दिलो दिमाग से मेरे लिए कुछ काम कर सकोगे। अब आप ज्यादा तकरीर ना करें। गजाला ने हल्की सी बरहमी से मेरी बात काट दी। मुझे फख्र है कि सुल्तान शाह की बरादराना मोहब्बत की वजह से मैं कामरान की जवान मौत का गम भूल चुकी हूँ। मेरे वालिदैन सरहद पार से हिजरत के साथ अपनी मुरूसी सकाफत की निशानियां साथ लाए थे और मेरी शख्सियत पर इस मजाज की गहरी छाप है। सुल्तान शाह सरहद के पहाड़ों का बेटा है, लेकिन हमारे दिलों में परवान चढ़ने वाली पाकीज़ा मोहब्बत ने जमीन और आसमान के इस फर्क को बिल्कुल मिटा दी है। ये बातें अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन लड़कियां जिंदगी भर अपने माँ बाप या भाइयों के शाने का बोझ नहीं बनी रहती। शादी के बाद वो जरा जरा सी बात के लिए अपने शौहर की तरफ देखती हैं। मेरा और आपका बंधन जिंदगी भर का है। ये ख्याल ज़हन से निकाल दें कि मैं गोशा नशीनी इख्तियार करके आपको इन दरिंदों से लड़ने के लिए तनहा छोड़ दूंगी। हम साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे। ये अहमखाना और जज्बाती बातें हैं, मैंने तलखी से कहा। मरने वाले के साथ कोई नहीं मरा करता, ये सब कहने की बातें हैं। वक्त बहुत शफ़ाक और बेरहम होता है। माहौसाल की गर्दिश बड़े से बड़ा दुख भुला देती है। मैं आज तक मौत के जबड़ों में हाथ डालकर अपनी जिंदगी छीनता चलाया हूँ। मैंने अपने दुश्मनों को बड़े चिरके लगाए हैं, इन्हें हर पल धोखे दिए हैं, इनकी गर्दनें तोड़ी, लेकिन मैं नादरा को अंधेरे में नहीं रखूंगा। मेरा किसी पर जोर है और ना ही मैं किसी से शिकवा करूंगा। जो चाहे मेरा साथ दे, जो चाहे अलग रहे, जो होगा देख लिया जाएगा। सुल्तान शाह ने फैसला कुन लहजे में कहा, अभी हम दोनों की अकलें काम कर रही हैं। हम तुम पर बोझ बने बगैर अपने बचाव की तदबीरें कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी की से मूर्ति का क्या किया जाएगा जो मुंह से बोलती है ना सर से खेलती है।
खाना खाती है, शराब पीती है या फिर सो जाती है? मेरा ख्याल है कि नादरा से बात करने से पहले उसका भी फैसला कर लिया जाए। मैंने वीरा के साथ थोड़ी सी सख्ती इख्तियार करने का फैसला करते हुए कहा, बुलाओ उसे बाहर बुलाने के बजाय हम तीनों अंदर चलकर उससे बात करते हैं। गजाल ने मुझे समझाने की कोशिश की, वो तुर्शी के बजाय नरमी और हमदर्दी से ही राह पर आ सकेगी। पहले ये तो देख लिया जाए कि वो बात करने के काबिल भी है या टुन हो चुकी है। सुल्तान शाह ने इस्तज़ाइया लहजे में कहा, मेरा ख्याल है कि मैंने वाफिर मिकदार में स्काच फराहम करके गलती की थी। तुम्हारे दूसरे कौन से काम सीधे होते हैं जो इसे गलती को रो रहे हो? मैंने तुरुश रूई से कहा, तुमने उसे अकेला ना छोड़ा होता तो उसकी ये दुर्घटना बनी होती। वो अपनी जिंदगी के बदतरीन सदमे से दो चार हुई है। तुम बिला वजह उसकी हर जिम्मेदारी मेरे सर थोप देते हो। वो तनक कर बोला, मैं उसे अपनी गोद से उतार कर नहीं भागा था। अफरा तफरी और खतरात की वजह से हम दोनों बिछड़े थे। ये उसकी बदकिस्मती थी कि मेरे बच निकलने के बावजूद वो पकड़ी गई। उसका मुकद्दर बदलना मेरे इख्तियार से बाहर था। अपनी कोताहियों के लिए किसी के भी मुकद्दर को मोर्द इल्जाम ठहराना दुनिया का सबसे आसान काम है। मैंने बेपरवाही से कहा, मुकद्दर ही सब कुछ है तो फिर वीरा पर तनकीद मत करो। और जो कुछ भी कर रही है वो उसका मुकद्दर में लिख दिया गया है। वो पूरी कोशिश करके भी उसे नहीं बदल सकती। अब आप इसकी तरफदारी में तकरीर पर ही सारा बोझ ना डालें। वीरा के मामले में गजाला अक्सर सुल्तान शाह की हम नवा बन जाया करती थी। तकदीर मुबरम और तकदीर मुअल्लिक के बारे में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। मुबरम टाले नहीं टलती और मुअल्लिक आदमी के फैसलों के ताबे होती है। सुल्तान शाह ने इस मौजू पर अपनी अलमियत का इजहार करना जरूरी समझते हुए कहा, मैं मजीद कुछ कहे बगैर वीरा के कमरे की तरफ बढ़ गया। वो दोनों मेरे पीछे हो लिखे। मैं अपने चेहरे पर गंभीर संजीदगी बल्कि दुरुस्ती के तासुरात पैदा करने की कोशिश करता हुआ दस्तक दिए बगैर वीरा की ख्वाबगाह का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। हम चारों के दरमियान गुजरते हुए वक्त के साथ साथ ऐसी बेतकल्लुफी पैदा हो चुकी थी कि जरूरत के तहत बाज मौके पर ऐसे रस्मी तकल्लुफात को बेधड़क होकर नजरअंदाज किया जा सकता था। इस वक्त वीरा मुसहरी पर नहीं थी बल्कि कमीज शलवार में मलबूस सोफे पर बैठी हुई थी। उसके सामने शीशे की दबीज सतह वाली चौबी मेज पर मैनोशी के जुमला लवाजम मौजूद थे। दरवाजा खुलने की आवाज पर वीरा ने चौंक कर सर उठाया तो उसकी झील जैसी गहरी और नीलगो आंखों में खुमार के तेज डोरे तैरे थे। किसी पेशगी इतला के बगैर मुझे और मेरे पीछे उन दोनों को अपनी ख्वाबगाह में मौजूद पाकर वीरा की आंखों में हैरत से उमड़ आई। आओ, वो खुशदिली का मुजाहरा करते हुए बोली तो उसकी आवाज में कतरे भारीपन था। मैं भी यही सोच रही थी कि मैं जुल्म का शिकार जरूर हुई हूँ, लेकिन इसमें तुम तीनों का कोई कसूर नहीं था। मैं खामोश रहकर तुम्हारे साथ ज्यादती कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी कोफ्त और ज़हनी उलझन का अंदाजा हो चुका है और तुम अस्काच पीकर हमारी इस बदतरीन परेशानी से लुत्फ अंदोज हो रही हो। मैंने उसकी बात काट कर तंज के साथ कहा, पता नहीं हमें एजा देकर तुम किस बात का पता लेने की कोशिश कर रही हो। आराम से बैठ जाओ। वीरा ने सह निशिस्ती सोफे के एक गोशे में सरकते हुए उस तरह लहजे में कहा, मैंने तुम तीनों को अपनी कहानी में शरीक करने का फैसला कर लिया। इस कुशादा ख्वाबगाह के एक गोशे में बैक वक्त 6 नफूस के बैठने की गुंजाइश मौजूद थी। हम तीनों ने वीरा के गिर्द अपनी निशिस्तें संभाली। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि कोई बहस मुबासा शुरू होने से पहले वीरा खुद ही माकूलियत की राह इख्तियार करने का फैसला कर चुकी थी। वीरा की आमादगी ने हम तीनों को खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया था। हम में से किसी ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। शायद मेरी तरह गजाला और सुल्तान शाह को भी यह अंदाजा था कि कहीं वीरा हमारी किसी बात पर बरहम होकर हमें एतमाद में लेने का इरादा ही न बदलते। वीरा अपना गिलास उठाकर चंद सानियों तक अपनी उंगलियों में घुमाती रही। उसकी पुरख्याल नजरें सुनहरे स्याल या उसमें पिघलते हुए बर्फ के छोटे छोटे डलों पर जमी हुई थी। एक घूंट लेने के बाद उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम्हारे कयास के मुताबिक मुझ पर क्या गुजरी होगी? अगर मेरा अंदाजा दुरुस्त है तो मैं उसे कयामत ही कह सकता हूँ। मैंने कहा, मशरिक में औरत पर कयामत टूटने का बस एक ही मफहूम होता है कि ताकत और दरिंदगी के बल पर उसे बेआबरू कर दिया जाए, लेकिन मैं इसे कयामत नहीं खराज तहसीन समझती हूँ। औरत की नफरत के बावजूद जो मर्द उसे बेपनाह पसंद करता है, औरत की रजा न मिलने पर पागल होकर जबरदस्ती पर उतर आता है। यह कयामत नहीं, जज्बात के हैवानी गर्दाब में फंसे हुए मर्द का खुला खुला एतराफ शिकस्त होता है। अगर ऐसी औरत मजहब और मुआशरे के रवायती दबाव में ना हो तो ऐसा हर वाकया उसकी अना को बहुत बुलंद कर देता है। मेरे मुतवफ़ी बाप के सिवा किसी ने भी मेरे इन एहसास से इत्तेफाक नहीं किया। तुम जानते हो कि मेरा हकीकी बाप शी का सरबराह मिलाट था। अपने इस रूप में उसने कभी मुझे खुलकर बात करने का मौका नहीं दिया, लेकिन जब वो आजाद मंच रंगीलों की अतालवी दुनिया में डान मरसियानू बनकर मुझे जिंदगी के अटल हकीकतों का सबक दे रहा था तो उसने मुझे यही सिखाया था कि एक चालाक औरत अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी मजबूर और मजलूम नहीं होती। वो एक लम्हे सफाकी और बेरहमी से मर्दों की अना को चाट कर अपनी जात का एक तिलिस्म कदा तामीर करती है, जिसमें हर लम्हे उसका एक नया और मोहब्बत आफरीन रूप नजर आता है। दूर से तमाशा देखने वाले कम हिम्मत लोग उसके कुर्ब की आरजू में सुलगते रहते हैं और हिम्मत करने वाले उसके आतिशी पैकर की हौलनाक हरारत में मोम के पुतलों की तरह पिघल कर रह जाती हैं। इन सब ने मेरे आतिशी पैकर से खेलने की कोशिश की होती तो यकीनन वो झुलस गए होते और मेरा सर गरूर से ऊंचा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम लोग मेरी खामोशी से मशरकी मानी अखज कर रहे हो। ये तुम्हारी भूल है। वीरा आग में जलने वाली मखलूक नहीं है, वो आग से नई कुव्वत नमू हासिल करती है। मेरे साथ तो कुछ और ही गुजरी है।
जो मेरे जैसे हर दिल को फुगार कर देने के लिए काफी है। वो बोल रही थी और मेरा दिल कनपट्टियों में धड़क रहा था। मेरे कान हर लम्हे उसकी जुबान से वो राज सुनने का मुंतजिर थे जिसने उसकी कुव्वत गोयाई सल्ब करके उसे एक कठपुतली बनाकर रख दिया था। औरत के लिए उसके बाद कोई कुछ बाकी नहीं रहता। उसकी खामोशी के तूल पकड़ने पर मैंने लुकमा दिया। बेआबरूई के बाद बस औरत का गला काट ही कर कोई बड़ी अजियत दी जा सकती है। तुम्हारे साथ वो नहीं हुआ जो मैं सोच रहा था। तुम जिंदा हो यानी तुम्हें ज़िबा नहीं किया गया, बल्कि वो कौन सी अनोखी उस्ताद थी जिसने तुम्हें गुम करके रख दिया है। और उसकी सबसे बड़ी तस्लील ये है कि उसे खिलौना बना लिया जाए, मिट्टी या कागज का एक बेजान खिलौना जो बस खेलने वाले की खुशी के लिए होता है। इसके अपने जज्बात नहीं होते। खिलाड़ी इससे खूब खेलते हैं और फिर उसके जागे हुए अरमानों पर ध्यान दिए बगैर उसे गोशे में फेंक कर चलते थे। वो मखमूर लेकिन मजरू आवाज में शिकवा करते हुए बोली, तुम खुद ही बताओ कि क्या मैं ऐसे बेदर्दाना सलूक की मुस्तहिक थी? शायद इससे भी ज्यादा। मैंने उसके लबो लहजे से मरूब हुए बगैर सर्द मैरी से कहा, तुम्हारा कसूर यह था कि तुम इनके दुश्मन की दोस्त थी। मैं खुद कुछ नहीं कहता, लेकिन तुमने जो कुछ कहा उसकी रोशनी में मैं बस यही कह सकता हूँ कि वो तुम्हारी अना को खूब उभारने के बाद तुम्हें ज़िबा कर देते और हम एलन की कमीनगाह से तुम्हारे जिंदा वजूद के बजाय एक बेनफ्स लाश उठा लाते, तो शायद मुझे ज्यादा परेशानी न होती। जिनसे दरिंदे अपने चुंगल में आई हुई खूबरू औरतों को अमूमन उधेड़ डालते हैं। मेरे लिए ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि एलन और उसके पिदरे मुअज्जम रास अलबैडा ने तुम्हें जिंदा रखा हुआ था। क्यों, किस लिए? बंसी पर चारा लगाए बगैर मछली कांटा नहीं निकलती। वो अपने गिलास से अगला घूंट लेकर बोली, तुम्हें पकड़ने के लिए उन्होंने मुझे चारा बनाया था। यह और बात है कि तुम कांटा निकलने के बजाय चारा ही ले पागे, लेकिन तुम्हारी कहानी फिर भी रह जाती है। तुम पर वहां क्या गुजरी थी? कुछ भी नहीं। मेरी बदकिस्मती थी कि मैं क्रिसमस के दिन उनके हत्थे चढ़ी थी। यीशु मसीह ने जिंदगी भर शराब नोशी, फहाशी और बैरहवी से गुरेज की तलकीन की, लेकिन यह हमारी बदकिस्मती है कि इनका जश्न मौलूद शराब नोशी और बदमस्ती का एक खौफनाक मेला बनकर रह गया है। मसीह दुनिया में जितनी शराब साल भर में पी जाती है, इसकी 1/4 क्रिसमस पर इस्तेमाल होती है। वह यानी जिमी लॉयड जैसे सरदार थी, मातूब की बेटी उनकी कैदी थी और वो क्रिसमस की शाम थी। वो सब इकट्ठे थे। उनमें मकामी और गैर मुल्की दोनों ही नस्लों के तमाशाई या मैं ख्वार थे। उनकी नंगी और भूखी निगाहें मेरे वजूद में निस्तर बनकर उतरती रही, लेकिन मैं उनकी दस्ते दराजियों से बची रही। वो तेज आवाजों में गाने बजाते और शराब पीते रहे। इस मकान के दरो दीवार माइकल जैक्सन और मैडोना की मुतरन्नम आवाजों के साथ उनके वहशाना कहकों से गूंजते रहे। फिर पीटर ने एक जालमाना तजवीज पेश करके मेरे लिए मुश्किलात का आगाज कर दिया। वह बदमस्तों की एक भीड़ में मुझे नचाने का ख्वाहिशमंद था। वो मुझे मेरे बंद कमरे से निकालकर उस भीड़ में ले आया। मुझे वहां फराख दिली से शराब पीने की पेशकश की गई तो मैं सोच भी नहीं सकी थी कि आने वाले लबों में मेरी क्या दुर्गत बनने वाली थी। मुझे नाचने का हुक्म दिया गया। इनकार और मुजाहमत के बावजूद मुझे उनका हुक्म मानना पड़ा, क्योंकि मैं एक बेयारो मददगार कैदी थी। वो मेरी तजलील की इब्तिदा थी। क्रिसमस के मुकद्दस नाम पर मेरा रक्स बिस्मिल शुरू हुआ तो बदरू दादा के नाम से मुखातिब किए जाने वाले एक आदमी ने अचानक मेरे दामन पर हाथ डाला और पल भर में मेरा दामन चाक हो गया। इस इब्तिदा से दूसरों को एक खेल मिल गया। इन सब ने वैश्याना कह के लगाए और मेरे लिबास के चीथड़े उड़ा डाले। मैंने उन पर गरजते बरसते हुए एहतजाज किया और नाचने से इनकार कर दिया, लेकिन एलन और अंदरूनी कमरे की तारीकी में छुपे हुए एक नकाबपोश के बेरहमाना तशद्दुद पर मेरे पैर फिर गर्दिश में आ गए। मेरे बदन से कपड़े का हर तार नोच लिया गया। वो नहायत सफाकी से मेरे बदन को नोचते रहे। मेरे बेसाख्ता चीखों पर उनके वहशाना कहकों में तेजी आ जाती थी। फिर किसी ने अपने गिलास में बची हुई शराब की चंद बूंदें मेरे ऊपर उछाली तो उन सबको एक नया खेल हाथ आ गया। मेरा वजूद यख शराबों में शराबूर कर दिया गया और जब मैं नाचते नाचते निढाल होकर फर्श पर ढेर हो गई तो वहां तूफान बर्पा हो गया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वहां रग्बी का खेल हो रहा हो और गेंद मेरे कब्जे में हो। वो सब मेरे ऊपर टूट पड़े। मुझे नोचने और एजा पहुंचाने के लिए वो एक दूसरे को भी मार रहे थे। मैं दर्द और अजियत से चीखते और बिलबिलाती रही, मगर नशे में धुत वो दरिंदे मुझे उधेड़ते रहे। मेरे चेहरे के जख्म तुम सब ने देख लिए, लेकिन लिबास में छुपे हुए अनगिनत नील और खून आलूद खराशें अब भी मुझे सता रही हैं। बेहोशी को पुरस्कून दलदली मुझे इस अजियत से निजात दिला सकी थी। दोबारा होश आया तो मैं एक कमरे में बंद थी जहां मेरे लिए एक लिबास में मौजूद था। वो मेरी जिंदगी का भयानक तरीन तजर्बा था। मेरे साथ ज्यादतियों में पहल करने और पेश पेश रहने वाले 4 आदमी मेरी निगाहों में आ चुके थे। मैंने अखबार में पढ़ लिया है कि उनमें से 2 मर चुके हैं। पीटर और बदरू दादा के जहन्नुम वासल होने के बाद अब एलन और नकाबपोश की बारी है। इनका खून पिए बगैर मुझे चैन नहीं आ सकेगा। इन्होंने जिस्म के साथ मेरी रूह तक को जख्मी करके रख दिया था। तुम्हारे साथ इनका सलूक वाकई बेहमाना था। सुल्तान शाह ने अफसुर्दगी के साथ कहा, चाहे तुम इस बात का एहसास न हो, लेकिन मुझे खुशी है कि इतने बुरे और बेरहमाना सलूक के बावजूद इन्होंने तुम्हारी अना को बुलंद करने की कोई कोशिश नहीं की थी। गजाला ने मुंह फेर कर अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट छुपानी चाहिए, लेकिन वीरा के जख्मी चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर के और बोली, तुम्हें खुशी हो सकती है क्योंकि तुम्हारा माहौल और तुम्हारी मुआशरत मुख्तलिफ है। मगरिब में खाने पीने और चलने फिरने की तरह जिन्स को भी जिंदगी के लिए नागुज़िर समझा जाता है। शानदार केक न मिले तो सूखी डबल रोटी पर भी गुजारा किया जा सकता है। मेरे साथ जो कुछ हुआ उसमें किसी फितरी तलब की तस्कीन के बजाय तजलील और अहानत का पहलू सबसे ज्यादा नुमाया था।
मुझे यकीन है कि जो कुछ हुआ वो इस नकाबपोश की शह पर हुआ। बदरुताता ने तालाब में पहला कंकर फेंका और वो एक कुत्ते की मौत मारा गया। पीटर ने मुझे नाचने पर मजबूर किया और उसके चीथड़े बिगड़ गए। ये सामने की बातें हैं, इन्हें तुम मकाफाते अमल भी कह सकते हो। इस मरले पर वो अचानक मेरी तरफ मुतवज्जा होकर बोली, चंद लम्हों पहले तुमने रास अलमेडा का नाम लिया था। क्या तुम ये कहना चाह रहे थे कि नकाबपोश के रूप में उससे गौल की सरबराही करने वाला रास अलमेडा था? ये हकीकत है। मुझे खुशी है कि इन बदमाशों के लिए यहाँ के हालात इस कदर बिगड़े हुए कि रास अलमेडा जैसे मंसूबा साज को अपनी सारी मसरूफियात तर करके न्यूयॉर्क से यहाँ आना पड़ा। मेरी चिट्ठी इस कह रही है कि वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। उसकी शामत उसे न्यूयॉर्क से यहाँ तक लाई है। अब मुझे अपनी सारी तवज्जो उस पर मरकूज करनी होगी। काश वो मेरे काबू में आ सके। वीरा अपने हाथ में मौजूद गिलास को खाली करके हसरत अमेज लहजम बोली, मैं उसे नचाऊंगी। मेरे बदन को नोच कर फुगार किया गया। मैं उसके वजूद को कत्ले कत्ले करके सेवा करूंगी और फिर उसके बेजान लोथड़ों को एक थैले में भर के उसके आकाओं को भेज दूंगी। मैं ऐसी बर्बरियत का कायल नहीं। मरने वाला बस एक बार मरता है, उसे सिसका सिसका कर मारना बेफैज होता है। उसे कौन सी नई जिंदगी मिलनी है जो वो अपने पिछले करतूतों के अंजाम से सबक लेगा? तुम ठीक कह रहे हो। मरने वाले धीमे धीमे मौत से हम किनार हो या अचानक ही मौत की सनसनाती हुई अंधी वादियों में जा गिरे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका अंजाम एक ही होता है, मौत है। लेकिन इसकी मौत दूसरों के लिए एक नमूना जरूर साबित हो सकती है और फिर मारने वाले की तस्कीन भी तो अहमियत रखती है। इसका दिल या दिमाग में एक गोली उतार के मुझे इंतकाम की वो लज्जत नहीं मिल सकेगी जो उसके जिंदा वजूद को सैकड़ों पार्चों में तब्दील करने में है। रास अलमेडा एक बड़ा नाम जरूर है, लेकिन वो एक बड़े खेल की छोटी सी कठपुतली है जिसकी डोरियां शायद व्हाइट हाउस की ब्यूरोक्रेसी हिला रही है। रास अलमेडा के अंजाम से इस मौत की अब्दी नींद के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन इसके आकाओं को इबरत जरूर हासिल होगी। बदनीयत दुश्मन के मुकाबले में जब दलील और हुज्जत काम न करे तो सिर्फ दहशत ही फतेह की आखिरी कलीद साबित होती है। मेरा अंदाजा है कि तुम इस ट्रांस से बाहर आ चुकी हो जो तुम्हारे दुश्मनों की बदसलूकी ने तारी कर दिया था। ट्रांस नहीं, वो हैरत और बेयकीनी की एक अंदुन्नाक कैफियत थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि किसी औरत को बेआबरू की या बगैर भी इतना बेआबरू किया जा सकता है। को अपनी जात तक से शर्माने लगे। ये ऐसा ही है जैसे किसी को मारे बगैर मुर्दे से बदतर हाल को पहुंचा दिया जाए। तुम तीनों ने अच्छा किया कि गैर जरूरी छेड़छाड़ किए बगैर मुझे एक तवील तखलिया फराम किया। मैं इस दौरान में मुसलसल सोचती रही हूँ, मुझसे छेड़छाड़ की जाती तो शायद मैं यकसू होकर सारी बातों का तजिया न कर पाती, मगर अब मैं सदमे के असरात से आजाद ही महसूस कर रही हूँ। मुझे अंदाजा हो चुका है कि मैं कोई आफाकी मखलूक नहीं हूँ, एक आम सी औरत हूँ जिसे कोई भी एलन बदरू या रास अलमेडा नुकसान पहुंचा सकता है। जिमलाइड के सफाकाना कत्ल के साथ मेरी जात का वो तिलिस्म बिखर गया है जो बहुत से हाथों को मेरी तरफ बढ़ने से रोके रहता था। अब मुझे अपने जोरे बाजू के सहारे जिंदा रहना है। एलन और रास अलमेडा की कैद से रिहाई के बाद मेरे ज़हन पर मुसलसल कन्नूतियत की एक लहर सवार थी और मैं सिर्फ एक नुक्ते पर अपनी तवज्जो मरकूज किए बैठी थी कि मुझे जिंदा रहना चाहिए या नहीं। इस पुरपेच सवाल ने मेरे लबों पर खामोशी की मोहर जब्त कर दी थी। अगर आदमी को मरना ही हो तो क्या जरूरी है कि वो अपने हम नफ्सों के सामने ऐसी ऐसी कमजोरियों का एतराफ करे जो जिंदगी के आखिरी लम्हात में उसकी पलकों का बोझ बन जाए, वो अपने हमदर्दों के सामने नजर न उठा सके। तवील गौर खौस के बाद मैंने जिंदा रहने और जिंदगी की सारी सच्चाइयों का सामना करने का फैसला कर लिया। मैं क्रिसमस की रात अपने बदन के हर हिस्से पर दरिंदों के दांतों, हाथों और पैरों की वैश्याना गिरफ्त को तकदीर समझकर कबूल कर लेने के बजाय इसका भरपूर इंतकाम लेने का फैसला कर चुकी हूँ। इस बार तुम सही वक्त पर मेरे कमरे में आए हो। अब बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैं तुमसे बहुत कुछ जानना और समझना चाहती हूँ। तुम्हारी जुबान से जानने और जनवाने की बातें अच्छी नहीं लगती, बस समझने की बात करो। इसके खामोश होते ही सुल्तान शाह इस्तरारी लहजे में बोल पड़ा। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो वीरा को जल्द अज जल्द उसके फितरी और जानहाना रूप में देखने का ख्वाहिशमंद था। वीरा की वजाहतों ने मेरे ज़हन पर से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। हम सब उसके बारे में जो कुछ समझ रहे थे वो बेबुनियाद साबित हुआ था। उसकी जगह कोई मशरकी दोशीज़ा होती तो इस बात पर खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करती कि वो एक बदतरीन आजमाई से गुजर कर भी इफ़्फ़त मुआब रही थी। लेकिन वो मशरकी थी और न कोई आम दोशीज़ा। वो वीरा लाइड थी जिसकी हर बात अनोखी और निराली होती थी। उसके बारे में ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था कि वो किस बात पर खुश होती है और कौन सा वाकया उसके लिए सदमे का सबब बन जाता है। जो होना था वो हो गया, अब इसे भूलने की कोशिश करो। मैंने उसे समझाते हुए कहना चाहा, लेकिन उसने मेरी बात दरमियान ही से उचक ली। भूलने के लिए पी रही हूँ, वो अपने हाथ में मौजूद गिलास को उंगलियों में नचाते हुए बोली। तुम आजकल जरा पारसाई की तरफ माइल हो रहे हो, लेकिन तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि तलखियों और तलख यादों को भुलाने के लिए इससे ज्यादा अच्छी चीज आज तक ईजाद नहीं हुई। तुम भूल रही हो। इसे मामूल पर आता देखकर सुल्तान शाह तन से बोला, ये लीटरों के हिसाब से तुम्हारे मेदों में उतरने के बाद अपना असर दिखाती है। हेरोइन की जरा सी चुटकी तुम्हें लम्हों में अनदेखी दुनिया में पहुंचा सकती है। फिर तुम तलख यादों से ही नहीं, अपने बदन के जख्मों से भी परेशान हो। हेरोइन पीने के बाद आदमी अपनी तकलीफ तो क्या बदन ही को भूल जाता है। न चाहो तो हेरोइन जैसा तो हो। बकवास मत करो, वीरा से घूरते हुए बोली। बंदर को अदरक का मजा नहीं मालूम होता। तुमने शराब पी है, ना हेरोइन चकी है। तुम्हें तजर्बेकार लोगों के दरमियान दखल अंदाज होने का कोई हक नहीं है। मैं शराब और हेरोइन की बहस में नहीं पड़ती, गजाला ने वीरा से मुखातब होकर कहा। लेकिन सुल्तान शाह ठीक ही कह रहा है।
पता नहीं तुम्हारे जख्मों की क्या हालत है। तुम्हें किसी अच्छे मुआलिज से रुजू करना चाहिए। वीरा के जख्मी चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। मेरे चेहरे और बदन पर कोई गैर मामूली जख्म नहीं है, बस खराशें आई थी जो खुश्क हो रही हैं। असल तकलीफ जरबात से है। ये कहते हुए उसने अपनी मुतवर्रम नीली आंख की तरफ इशारा किया। इस जैसी अंदरूनी चोटें ज्यादा सताती हैं, ये वक्त के साथ ही ठीक होती हैं। 2-4 रोज आराम करने के बाद तुम इस काबिल हो सकोगी कि काहिर से बाहर निकलने के बारे में सोच सको। फिलहाल तुम्हें आराम करना चाहिए, गजाला ने हम दर्दाना लहजा में कहा। यही मेरे लिए सबसे अजियतनाक मरहला है, वीरा बोली। मैं इस वाक़े को भूलने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जब भी ज़हन उधर भटक जाता है तो मेरा खून खौल उठता है। दिल चाहता है कि बाहर निकल कर इन्हें नेस्तो नाबूद कर दूं या इस कोशिश में खुद को फना कर दूं, मगर मैं जानती हूं कि फिलहाल ऐसा करना मुमकिन नहीं है। घर से बाहर कदम निकालते ही मैं दूसरों के लिए तमाशा बन जाऊंगी। मुझे खुशी है कि हमारे समझाए बगैर तुम्हें इस हकीकत का इदराक है। मैंने कहा, यह बताओ कि इस मामले में रास अलमेडा अचानक कहां से कूदा? उसने पूछा। मेरा ख्याल है कि एलन के कराची पहुंचने से पहले यहां मौजूद था और शुरू से उसे हदायत दे रहा है, वरना एलन के लिए इतनी जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करना मुमकिन नहीं था। रास अलमेडा की मौजूदगी का राज फाश होते ही एलन की जारहाना पेशकदमियों का जवाब सामने आ गया। तुम कैसे कह सकते हो कि एलन का नकाबपोश साथी रास अलमेडा है? मेरी उससे बराह रास्त गुफ्तगू हुई है। तुम जानती हो कि मेरी बातों में उलझकर मेरे हरीर सच उगलते चले जाते हैं। उसने खुद एतराफ किया था कि वो रास अलमेडा है और जुनूनी मुसलमानों के मुंतकिमाना रद्द अमल से खौफजदा होकर हमेशा पसे मंजर रहता है। वहां मुझे जरा भी मौका मिलता तो मैं उसे मौत के घाट उतारे बगैर वापस न लौटता, लेकिन उसके सितारे अच्छे थे कि वो बच गया। भारत में होने वाला धमाका भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। मेरा ख्याल है कि वो जख्मी होने के बाद वहां से फरार हुआ होगा। सुल्तान शाह बोला। पीटर के हलाक और एलन के जख्मी होने के साथ वो भी धमाके की इज्जत में आया होगा, लेकिन ये सब हुआ कैसे? वीरा तहय्युर ज़दा आवाज में मुनमुनाई। आग और पानी का मेल नामुमकिन है।